आप सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नागरिक शास्त्र विषय टीजीटी परीक्षा में पूर्व में आए हुए प्रश्नों का। वर्ष 2005 के पहले भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 को देखेंगे तथा उसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे। इसमें पूछ रहा है कि इन चारों विकल्पों में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 2 मोरार देसाई, 3 सरदार पटेल और 4 लाल कृष्ण आडवाणी। इसमें सरदार भाई वल्लभ पटेल विकल्प संख्या 3 सही है। सरदार भाई वल्लभ पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अब तक के जितने भी उप प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम उप प्रधानमंत्री हैं। भारत में जो उप प्रधानमंत्री का पद है यह एक संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अब तक जितने लोग उप प्रधानमंत्री का पद धारण कर चुके हैं उनमें पहले हैं सरदार भाई वल्लभ पटेल, मोरार देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत चौहान, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। इन सातों लोगों में सबसे अधिक अवधि तक उप प्रधानमंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल रहे। प्रश्न संख्या 22 है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। यह कथन किसका है। 1 केटी शाह का, 2 सुभाष कश्यप का, 3 डीडी बसु का, 4 आइवर जेनिंग का। तो इसमें जो एक कथन है वह है केटी शाह का विकल्प संख्या 1 सही है। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व कब लागू होंगे यह अधिकार राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है। नीति निदेशक तत्व को लागू करना राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। आप नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं, यानी यह न्याय योग्य नहीं है। जब राज्य अपने संसाधन और अपने क्षमता में संपन्न हो जाएगा तो वह अपनी इच्छा अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यहाँ पर जो राज्य शब्द है इस राज्य शब्द का अर्थ भारत देश से है। प्रश्न संख्या 23 है कि संसद के किसी सदन के बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। 1 समस्त सदस्य संख्या के 1/10 का, 2 समस्त सदस्य संख्या के 1/5 का, 3 समस्त सदस्य संख्या के 1/8 का, 4 समस्त सदस्य संख्या के 1/12 का। इसमें पहला उत्तर सही है, समस्त संख्या के 1/10 का। संसद के किसी भी सदन में गणपूर्ति के लिए उस सदन के सदस्य संख्या का 1/10 होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 103 में गणपूर्ति का प्रावधान कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक संसद अन्यथा कोई परिवर्तन ना कर दे तब तक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10
कोरम होगा यानी गणपूर्ति होगा। लोकसभा में यह गणपूर्ति जो है 55 होगी और राज्यसभा में यह गणपूर्ति 25 होगा। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र का व व्यक्तिवाद का। दूसरा, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का। तीसरा, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का। चौथा, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो इसमें जो उत्तर सही होगा उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, विकल्प संख्या 1। उदारवाद व्यक्तिवाद और लोकतंत्र का मिश्रण है। इसमें दो शब्द आए हुए हैं, पहला है व्यक्तिवाद और दूसरा है लोकतंत्र। उदारवाद के अंतर्गत व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समूह या समाज के स्थान पर व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। यह राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है। यह वस्तुतः व्यक्ति के विवेक पर विश्वास करता है और व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अपना विश्वास व्यक्त करता है। यह व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी यह विचारधारा अहस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करता है। 19वीं शताब्दी में इस विचारधारा यानी व्यक्तिवादी विचारधारा के जो समर्थक विद्वान रहे हैं उनमें प्रमुख नाम हर्बर्ट स्पेंसर का आता है, जॉन स्टुअर्ट मिल का आता है, एलेक्सी डी टॉकविल का आता है और मैक्स स्टर्नर का आता है। 20वीं शताब्दी में स्वेच्छातंत्रवाद के उदय होने पर इस विचारधारा से संबंधित समर्थक विद्वान लुडविग वान मिज, फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक, लॉरेन लोमास्की और जॉन नॉर्वेशन हैं। अब बात हम कर लेते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें यह माना जाता है कि जनता या तो स्वयं या तो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने हितों के लिए शासन का संचालन करती है। वस्तुतः लोकतंत्र जनता का शासन है। जनता का शासन होने का तात्पर्य है कि जनता को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने का मौका मिलता है। प्रश्न संख्या 25, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। पहला है चार्ल्स मेरियम, दूसरा है डेविड स्टन, तीसरा है हेराल्ड लासवेल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर चार्ल्स मेरियम भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत संबंधित हैं, डेविड स्टन भी संबंधित हैं और हेराल्ड लासवेल भी संबंधित हैं। तो इसमें जो उत्तर सही होगा उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक डेविड स्टन, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड डी लासवेल ये तीनों ही हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के विश्लेषण का एक अनुभवजन्य और वैज्ञानिक तरीका है। जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है वस्तुतः यह तथ्यों, आंकड़ों, वैज्ञानिक जांच पर आधारित है। यह जो है मूल्यों पर विश्वास करने वाली विचारधारा नहीं है, वस्तुतः यह तथ्यों पर विश्वास करती है। हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वह मूल मुक्त राजनीतिक अध्ययन है। यह सिद्धांत अंतर विषयक पद्धति पर जोर देता है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक सिद्धांत है यह केवल राजनीति से ही अपनी सामग्री नहीं प्राप्त करता है, बल्कि जितने भी विविध विषय हैं, चाहे वे विज्ञान के हों या फिर साहित्य के हों या फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों के हों, अर्थशास्त्र के हों, भूगोल के हों या मनोविज्ञान के हों, गणित के हों, वहाँ से यह अपने तथ्यों को, अपनी पद्धतियों को यह ग्रहण करता है। इस तरह से
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वह एक अंतर्विषयक अध्ययन पद्धति है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य है वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, उसकी प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन करना है। प्रश्न संख्या 26 है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? पहला है मिल्टन का, दूसरा है कांट का, तीसरा है रूसो का और चौथा है लाक का। तो इसमें जो एक कथन है यह रूसो का है, तीसरा विकल्प सही है। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से आबद्ध है। रूसो एक ऐसा राजनीतिक दार्शनिक है जो जिनेवा में पैदा हुआ है। यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। यह राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या करता है। इसने सिद्ध किया है कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मानव जीवन को बेहतर बनाने की अपेक्षा मानव जीवन को पतन के गर्त में ढकेल दिया है। इसने कहा कि बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी हैं उनमें है एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समझौते सिद्धांत की व्याख्या रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। रूसो ने अपने जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, इस सामान्य इच्छा के सिद्धांत को विकसित करने में इसने जो है लाक की सीमित प्रभुसत्ता और हाब्स के पूर्ण प्रभुसत्ता को परस्पर मिला दिया। ग्रीन ने रूसो के सामान्य इच्छा से प्रेरणा लेकर के सामान्य इच्छा में जो सत्तावादी तत्व था, जो सर्वाधिकारवादी तत्व था, उसको अलग कर उसमें उदारवाद या आदर्शवाद का रंग दे करके इसे नए रंगों में रंग दिया। रूसो के चिंतन को फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के विद्वानों ने अपना करके नव मार्क्सवाद को बढ़ावा दिया। रूसो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करने से पूर्व वह राज्य से पूर्व की स्थिति एक प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। वह मानता है कि जब नागरिक समाज या राज्य नहीं था तो मनुष्य एक प्राकृतिक अवस्था में रहता था। यह प्राकृतिक अवस्था जो थी इसमें मनुष्य का जीवन बंधन मुक्त था, स्वाधीन था, संतुष्ट था और आत्मनिर्भर था। किंतु जैसे ही राज्य रूपी सत्ता अस्तित्व में आई, व्यक्ति ने सभ्यता का विकास किया, संपत्ति का विकास किया, तो वह बंधनों में बंध गया। रूसो ने जिस मानव की बात की है वह मानव ना तो हाब्स के समान लेवियाथन दैत्य स्वभाव वाला है और ना ही मॉन्टेस्क्यू की समान डरपोक है और ना ही वह लाक के मनुष्य के समान विवेकशील करता है, बल्कि वह एक नोबल सेवेज है, यानी एक उदात्त वन्य जीव प्राणी है। रूसो ने अपने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण जिस पुस्तक में किया है वह पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी। रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है कि जनसंख्या की वृद्धि और निजी संपत्ति के उदय से प्राकृतिक अवस्था में चलना संभव नहीं रहा। अतः प्राकृतिक आज़ादी के लिए वह सामाजिक समझौते की बात करता है। वह कहता है कि राज्य जो है वह व्यक्तियों के इच्छा का परिणाम है। यह रूसो की भावना रूसो को व्यक्तिवाद की तरफ ले जाती है, लेकिन यह व्यक्तिवाद हर्बर्ट स्पेंसर की तरह क्रूर व्यक्तिवाद नहीं है, बल्कि यह रोमांटिक या रोमानिक व्यक्तिवाद है। रूसो जो है यह लोकतंत्र में विश्वास करता है, किंतु इसका लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। इसका जो विश्वास है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है।
रूसो एक सामान्य इच्छा की बात करता है। सामान्य इच्छा की बात करते हुए वह यह निश्चित करता है कि प्रत्येक मनुष्य में दो तरह की इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा वह होती है जो दूसरे का कल्याण चाहती है, और एक इच्छा वह होती है जो स्वयं का हित चाहती है। जो स्वयं का हित चाहने वाली इच्छा है वह स्वार्थमयी इच्छा है, जो दूसरे का कल्याण चाहने वाली इच्छा है वह परमार्थमयी इच्छा है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो रियल विल है वह जो है कल्याणमयी इच्छा है, और जो एक्चुअल विल है वह स्वार्थमयी इच्छा है। रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को, यानी स्वयं के निगमित समूह को अपनी परार्थमयी यानी रियल विल पूरी तरह से सौंप देता है, और सौंप करके चूंकि स्वयं के प्रति सौंपता है, अतः वह इस स्थिति में भी स्वाधीन रहता है। इसलिए जो सामान्य इच्छा का आदेश है वह कल्याणकारी आदेश है, अतः व्यक्ति के स्वार्थमयी इच्छाओं पर अंकुश लगाने के लिए उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो कहता है कि यह इच्छा जो सामान्य इच्छा है, यह सामान्य तभी हो सकती है जब उसका सार तत्व सामान्य के कल्याण के लिए भी हो। रूसो लाक से प्रेरित होकर के ही संप्रभुता और शासन में विभेद करता है। वह शासन पर लाक की अपेक्षा अधिक जनता के बंधन और नियंत्रण की बात करता है। रूसो जो है वह कुलीन तंत्रात्मक गणराज्य में विश्वास रखता है। प्रश्न संख्या 27 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है 1 न्यूयॉर्क में, 2 वाशिंगटन में, 3 पेरिस में और 4 हेग में। तो इसमें उत्तर होगा 1 न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? नीदरलैंड के हेग शहर में है। और हेग शहर में एक पीस पैलेस है, उस पैलेस में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की जो कुल संख्या है वह 15 है, और इन्हीं जजों में से 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। जजों का जो चुनाव होता है वह सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा मतदान के माध्यम से होता है। जजों का जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल 9 वर्ष होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक होती है तो उस बैठक के लिए जो गणपूर्ति है, जो कोरम है, वह 9 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भाषाएं अधिकृत रूप से प्रयोग की जाती हैं वह अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 1, 5, 2, 12, 3, 7, 4, 15। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 5। इसमें विकल्प संख्या 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है? 5 है। जो सुरक्षा परिषद है, यह सुरक्षा परिषद 5 अस्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्यों से मिलकर बनती है। इस तरह से सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 15 होती है। अमेरिका, यूके का तात्पर्य यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस जो हैं ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष के लिए महासभा करती है। सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद का जो उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? 1. 260, 2. 355, 3. 109, 4. 365। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 109। विकल्प संख्या 3 इसमें सही है। संविधान के अनुच्छेद 109 का संबंध जो है वह वित्त विधेयक से है। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में बात कही गई है। अनुच्छेद 109 के 1 में कहा गया है कि जो धन विधेयक है उसे मात्र लोकसभा में लाया जा सकता है, उसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। 109 के 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेज देती है तो राज्यसभा को यह विधेयक मात्र 14 दिन रोकने की शक्ति है। अनुच्छेद 109 के 4 में यह प्रावधान किया गया है, यदि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में भेज दिया जाता है और राज्यसभा उस पर 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेती है तो यह माना जाएगा कि लोकसभा ने जिस रूप में विधेयक को पास किया है उसी रूप में वह राज्यसभा से भी पारित हो गया है। प्रश्न संख्या 30 है कि संविधान सभा के वैधानिक परामर्शदाता थे। 1. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, 2. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3. वी.एन. राव और 4. सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें उत्तर होगा 3. वी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक या वैधानिक सलाहकार जो थे वे बी.एन. राव थे। बी.एन. राव का जो पूरा नाम था वे बेनेगल नरसिंह राव था। सन 1950 से लेकर के 52 तक यानी 2 सालों तक बी.एन. राव जो है सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि थे। यह कौन सुरक्षा परिषद? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके थे। अब प्रश्न संख्या हम 31 पर आते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 1. 445, 2. 392, 3. 546 और 4. 395। तो यहाँ उत्तर 4. 395 सही है। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। भारत का जो संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया या उसके द्वारा पारित हुआ तथा संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वर्ष 2019 तक भारतीय संविधान में संख्या की दृष्टि से 25 भाग, 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या जो है वह 12 है। अब प्रश्न संख्या हम 32 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 के अंतर्गत कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? पहला है ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है फ्रांस। तो यहाँ जो उत्तर होगा वह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा विकल्प सही है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत वह संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। भारत की न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 26 आदि से ग्रहण किया है।
ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसको अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि विधायिका के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों तथा कार्यपालिका के द्वारा इन कानूनों को लागू किए जाने वाले कार्यों के संवैधानिकता की जांच करना न्यायिक पुनरावलोकन है। 1803 में अमेरिका के मार्बनी बनाम मेडिसन केस में पहली बार न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रस्थापना किया था। प्रश्न संख्या 33 पर हम आते हैं कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। 1 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 2 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 3 15 जून 1945 ईस्वी, 4 2 अक्टूबर 1946। तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। विकल्प संख्या 1 सही है। तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। अब प्रश्न संख्या 34 पर आते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, यानी संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1 9 अगस्त 1942, 2 26 जनवरी 1950, 3 15 अगस्त 1947, 4 9 दिसंबर 1946। इसमें जो उत्तर सही होगा 9 दिसंबर 1946। विकल्प संख्या 4 सही है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी। यह बैठक जो है दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी तथा संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वह 24 जनवरी 1950 को हुआ और इसी 24 जनवरी 1950 को ही सभी लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर भी किए। इस तरह से संविधान सभा की जो कुल बैठकें हुई थी वह 11 सत्रों में 165 दिन तक हुई। संविधान का निर्माण करने में कुल जो समय लगा वह था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस तरह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब प्रश्न संख्या 35 है कि इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1 गोपाल कृष्ण गोखले, 2 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 3 सरदार भगत सिंह और 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा विकल्प सही है। वस्तुतः इंडियन स्ट्रगल के जो लेखक हैं वह सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नामक स्थान में हुआ था। इस समय कटक जो है उस समय के या तत्कालीन वह बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। सुभाष चंद्र बोस ने एक दल का भी गठन किया गया। उस दल का नाम इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। जापान के सहयोग से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया। इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये 2 नारे इनके सबसे प्रसिद्ध नारे थे। 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में भी गांधी के विरोध के बावजूद, क्योंकि गांधी पट्टाभ सीतारमैया को जो है अध्यक्ष बनना चाहते थे, गांधी ने पट्टाभ सीतारमैया की हार पर कहा था कि पट्टाभ सीतारमैया की हार जो है मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर त्रिपुरी में चुन तो लिए गए, किंतु गांधी और अन्य लोगों के असहयोग के कारण
उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब प्रश्न संख्या 36 है कि गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 मोरारजी देसाई, 3 अटल बिहारी वाजपेयी, 4 लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें उत्तर सही होगा जवाहरलाल नेहरू। तो गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हम आते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसमें पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है टाटस्की और चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था। संपत्ति के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइए हम महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर बात कर लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी शांति, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका मानना था कि जब तक पूर्ण अहिंसा युक्त राज्य विहीन समाज का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक वर्तमान व्यवस्था को अहिंसक बनाए रखने के लिए पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन होना अति आवश्यक है। उन्होंने पूंजीपतियों से मांग की कि पूंजीपति अपनी संपत्ति को जो है अपना स्वामी ना समझे, बल्कि वे संपत्ति का स्वयं को सेवक समझें और वे यह माने कि वे संपत्ति के एकमात्र संरक्षक हैं और यह संपत्ति जो है यह समाज की उनके पास धरोहर है। इसका प्रयोग वे जन सामान्य वर्ग सामान्य के हितों के लिए करेंगे। इस तरह से गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है वह पूंजीपतियों के अच्छे हृदय में विश्वास करते हुए सामान्य हित को बढ़ावा देता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पूंजीपति अपनी संपत्ति का स्वयं को क्या समझें? ट्रस्टी समझें, संरक्षक समझें और उस संपत्ति का प्रयोग स्वयं के हित के लिए ना करके समुदाय या समाज के हित के लिए करें। अब प्रश्न संख्या हम 38 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि राज्य का कार्य अच्छे मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, यह कथन है। पहला है प्लेटो का, दूसरा है हीगल का, तीसरा है टी.एच. ग्रीन का और चौथा है गिलक्राइस्ट का। तो इसमें जो उत्तर सही है टी.एच. ग्रीन। राज्य का कार्य नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना या रोकना है, यह कथन ग्रीन का है। ग्रीन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों और बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन करते हुए उदारवाद का पुनर्निर्माण किया। उदारवाद में आदर्शवाद का समावेश किया। ग्रीन का एक वर्क और भी है कि उन्होंने रूसो के सामान्य इच्छा से उन तत्वों को अलग कर दिया जो सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते थे। ग्रीन की जो 2 प्रसिद्ध कृतियां हैं, 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, उसमें पहला है प्रोलेगोमेना टू इथिक्स, दूसरा है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ग्रीन ने जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश उदारवाद का समन्वय किया और कहा कि राज्य किसी को नैतिक नहीं बना सकता। राज्य का कार्य नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है।
प्रश्न संख्या हम 39 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1 है एडम स्मिथ ने, 2 मार्शल ने, 3 रॉबिन्स ने, 4 कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ जो उत्तर होगा कार्ल मार्क्स, चौथा ऑप्शन सही होगा। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स का समाज वैज्ञानिक आधार है, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद का आर्थिक सिद्धांत है या आर्थिक आधार है। परंपरागत अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के लिए 4 तत्व भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, यहाँ देखिए चारों तत्व लिखे हुए हैं। कार्ल मार्क्स मानता है कि इन चारों तत्वों में से श्रम ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो समाज के लिए मूल्य पैदा करता है। वह कहता है कि इसका मापन उत्पादन जहाँ से प्रारंभ होता है और वितरण तक में जो श्रम लगता है, उससे मूल्य पैदा होता है। मूल्य के साथ साथ एक बात और कही जाती है कीमत की। मूल्य और कीमत क्या है? जब मूल्य को हम मुद्रा में व्यक्त कर देते हैं तो उसे कीमत कहा जाता है। यदि वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में सही रूप से कीमत में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह कीमत कैसी कीमत कहलाएगी? प्राकृतिक कीमत कहलाएगी। प्राकृतिक कीमत के अलावा एक और भी कीमत होती है जिसे बाजार कीमत कहा जाता है। बाजार कीमत में उतार और चढ़ाव होता है और यह बाजार कीमत मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर चलता है। पूंजीवादी समाज में जो श्रमिक है, इसके जो श्रम की कीमत होती है वह काफ़ी गिर जाती है, क्योंकि पूंजीपति समाज के अंतर्गत श्रमिक अधिक होते हैं और उनके पास काम कम होता है। अतिरिक्त मूल्य को समझने के लिए हम एक उदाहरण की बात करते हैं कि एक मजदूर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसे 6 घंटे काम करना है और यदि 6 घंटे काम करके उसे उतना पैसा मिल जाता है जितना उसके परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक है, तो शोषण का सवाल ही नहीं पैदा होता है। किंतु जब बाजार में श्रम के मूल्यों में गिरावट होती है, ऐसी स्थिति में मजदूर को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब 8 घंटे काम करना पड़ता है, तो 2 घंटे जो अतिरिक्त काम वह करता है, यह अतिरिक्त काम का जो लाभांश है वह पूंजीपति अपने जेब में भर लेता है। यही अतिरिक्त मूल्य है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य जो होता है वह प्राकृतिक कीमत में से यदि हम बाजार कीमत यानी गिरे हुए बाजार कीमत को घटा दें तो जो हमें अवशेष मिलता है वह है अतिरिक्त मूल्य और उसे पूंजीपति उड़ा लेता है। प्रश्न संख्या 40 पर हम आते हैं। इसमें है निम्न में से व्यक्तिवादी विचारक है। पहला हेराल्ड लास्की, दूसरा जेम्स मिल, तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा अरस्तु। तो इसमें जो उत्तर होगा तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर की 2 पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है सोशल स्टैटिक्स, दूसरा है मैन वर्सेज स्टेट। इसके अलावा एक पुस्तक और भी महत्वपूर्ण है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले ही योग्यतम के विजय का सिद्धांत दिया। यह योग्यतम के विजय का
सिद्धांत व्यक्तिवादी विचारधारा के बिल्कुल अनुरूप है। यानी जो शक्तिशाली होगा, जो योग्य होगा, वही संसाधनों का लाभ उठाएगा। अन्य लोग मर खप जाने चाहिए। राज्य को ऐसे लोगों के उत्थान या कल्याण के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। इसने सावयव या आंगिक सिद्धांत के आधार पर भी अहस्तक्षेप सिद्धांत की बात की। स्पेंसर ने कल्याणकारी राज्य का क्या किया? विरोध किया। इस तरह से आपने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में कुछ चीज़ों को जाना। हमने प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का व्याख्या किया। आप इसे गंभीरतापूर्वक, ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। यह आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। धन्यवाद।